बाहर आ जाइए, नेटवर्क इशू है। नमस्कार, मैं इंदु मिश्र अग्रसर के मन से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और हम सभी आज एक पुस्तक समीक्षा में उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक कौतूहल पैदा करता है कवि के मन से। श्री लक्ष्मण शंकर वाजपेयी एक बड़ी हस्ती हैं और ये लोकप्रिय पुस्तक की समीक्षा आज होनी है जिस पर साहित्य जगत के जाने माने हस्ताक्षर इस पर प्रकाश डालेंगे। श्री कौशिक जी उपस्थित होंगे, किसी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और हमारे मंच पे सभी दिग्गज रचनाकार, साहित्यकार और सब जुड़ चुके हैं। तो मैं एक बार सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और रचनाकार, कवित्री, कितनी ही चीज़ों से मैं इनको जानती हूँ, हम सब जानते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप अब मंच संभालें और सबों का परिचय देते हुए एक बार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी। और अग्रसर मंच के इस पटल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हैं आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सब जानते ही हैं कि अग्रसर पटल के माध्यम से अधिकांशतः जो है साहित्यिक गतिविधियां निरंतरता में चलती रहती हैं और अग्रसर मंच का प्रयास भी यही है कि साहित्यिकता का एक पौधा जो है वो निरंतरता में लहराता रहे, वृक्ष बन करके सभी को छांव देता रहे। तो उसी कड़ी में आज का जो आयोजन है वो बेहद खास है। वो बेहद खास इसलिए है कि जिनकी पुस्तक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे केवल देश के ही नहीं, मैं कहूंगी कि विश्व के नाम व्यक्तित्वों में से एक व्यक्तित्व हमारे बीच में है, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने आवाज की दुनिया में अपना तिलिस्म जो है वो तो जगाया ही, और आकाशवाणी के जरिए उनकी आवाज की गूंज जो है हमेशा, चाहे वो 26 जनवरी का उत्सव हो या 15 अगस्त का उत्सव हो, हम हमेशा उन्हें सुनते रहे हैं निरंतरता में और उनकी आवाज के मोहपाश में बंधे रहे हैं। साथ ही साथ साहित्य की अगर बात की जाए, साहित्य के क्षेत्र में अनगिन उपलब्धियों को अपने भीतर समेटे होने के बावजूद उनकी सरलता और सहजता हम सबको अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। जी हाँ, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व जिन्होंने साहित्य की लगभग हर विधा, कोई ऐसी विधा नहीं है जो उनसे छूटी हो, हर विधा पर उन्होंने अपनी लिखनी चलाई है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर। और साथ ही साथ हमारे बीच में अभी अभी जुड़ गए हैं आदरणीय त्रिलोक कौशिक सर। सादर प्रणाम सर, अभिनंदन और स्वागत। साहित्य जगत के एक ऐसे बड़ वृक्ष जिनकी छत्र छाया में बैठ करके नवांकुरों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है और निरंतर उनके मार्गदर्शन से वो आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका भी। हमारे बीच में आदरणीय ममता किरण मैम है। ममता किरण मैम जो है मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करती हैं। उसके कुछ विशेष कारण हैं। सबसे पहले तो वो एक बहुत ही समर्पित, गृहिणी शब्द को जैसा हमने बना दिया है उससे इतर गृहिणी का जो आदर्श स्वरूप हो सकता है कि बाहर के कार्य क्षेत्रों को पूरी ही दक्षता के संभालने के साथ साथ भीतर जो मजबूत नींव उन्होंने रखी है और जिस तरह से अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं कि आज वो अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें सलाम बनता है। और एक ऐसी धर्मपत्नी है वो आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की कि उन्होंने साहित्यिकता की उस पौध को, उनके उस हुनर को, उनकी उस प्रतिभा को निरंतर पोषित करने में अपना पूरा पूरा समर्पण के साथ किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय ममता किरण मैम, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे बीच में एक बहुत ही कहानीकार हैं। हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि वो इसलिए युवा कहानीकार नहीं कहेंगे कि वो कोई रचना धर्मिता के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि इसलिए युवा रचनाकार कहेंगे कि वो कम उम्र में जिस दक्षता के साथ अपनी लेखनी चला रही हैं, उनकी कहानियों की गूंज जिस तरह से आज हर जगह हो रही है,
उनकी पुस्तक जिस तरह से हाजरा का बुर्का ढीला है, अपनी कहानियों के माध्यम से पहचान बना रही है, बड़े बड़े मंचों पर अनुशंसित तो प्रशंसित हुई है, वो वाकई काबिले तारीफ बात है। और सिर्फ कहानी के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कविता के क्षेत्र में भी वो बहुत कमाल काम कर रही है, समीक्षा के क्षेत्र में कमाल काम कर रही है, और साथ ही साथ जो है वो अनेक अखबारों की दुनिया से तो जुड़ी ही हैं, और बतौर पीआर जो है वो बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और हाईफाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी कार्यरत है। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय तबस्सुम जहां जी का, डॉक्टर तबस्सुम जहां जी। और इंदु जी को आप सब देख पा रहे हैं, इंदु जी बहुत स्नेहिल हैं, बहुत प्यारी हैं, प्रखर पत्रकार हैं, जिज्ञासु व्यक्तित्व हैं, और निरंतरता में अपने मंच के माध्यम से हम सभी के लिए बहुत सहयोग और स्नेह और आत्मीयता देती रहती हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। पुस्तक आई है आदरणीय लक्ष्मी शंकर बाजपेयी सर के कवि के मन से। मेरा सौभाग्य रहा कि इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मैं उस दिन पुस्तक नहीं लिख पाई थी। लेकिन मेरी पुस्तक की भूमिका में आदरणीय लक्ष्मी शंकर बाजपेयी सर ने बात लिखी थी, और वो बहुत कमाल थी कि असल लेखन वो है जो अपनी सरलता से और अपनी तरलता से लोगों की जुबान पर इस तरह से चढ़ जाए कि वो हर जगह उद्धृत किया जाए। सबसे सशक्त तो मैं इसके लिए जो है आदरणीय लक्ष्मी शंकर बाजपेयी सर मुबारकबाद भी है कि आने वाले वो याद रखा जाएगा अपनी सरलता के चलते। बहुत सहजता के साथ कह देना अक्सर कठिन होता है, लेकिन लक्ष्मी शंकर बाजपेयी आसानी से निभा जाते हैं। इसलिए उनकी रचनाएं हैं कंठप्रिय, लोकप्रिय और सर्वग्राही। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए सर पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रण देना चाहूंगी तबस्सुम जहां जी को कि वो पुस्तक पर अपने विचार यहाँ पर रखें। तबस्सुम जहां। बहुत शुक्रिया अल्पना जी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी आ रही बढ़िया आ रही जी। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया अल्पना जी। और सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगी इंदु जी का, जिन्होंने मुझे इतने विद्वान जनों के बीच में बैठकर अपनी बात रखने का मौका दिया। लक्ष्मी शंकर बाजपेयी जी, त्रिलोक जी, ममता मैम, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कवि के मन से, ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वाजपेयी जी के मन की बात है, ये हर उस व्यक्ति की बात है जो सहृदयी है, जो समाज को खुली आंखों से देखता है, जो चिंतित होता है लोगों के लिए और कुछ करना चाहता है, जिसके मन में एक पीड़ा है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति। तो मैं समीक्षा तो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े कद के व्यक्ति को मैं मतलब कहूँ कि भाई ऐसी समीक्षा। बस मैं अपने कुछ विचार रखूंगी और कुछ कविताएं मैं चाहती हूँ मैं कविता सुनाऊं, क्योंकि मेरा हमेशा से ख्वाब रहा है कि मैं वाजपेयी जी की कविता वाजपेयी जी के सामने ही सुनाऊं। हालांकि जब प्रोग्राम हुआ कविता उसका पुस्तक विमोचन का, तो मैं वहीं मौजूद थी, मुझे वो मौका नहीं मिल पाया। तो लेकिन इंदु जी की बदौलत मुझे वो मौका आज मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी। जी स्वागत है, स्वागत है जी। किताब की अगर मैं बात करूं तो कविता के कवि के मन का जो मतलब ये जो काव्य संग्रह है, ये सिर्फ एक काव्य संग्रह नहीं है, ये भावनाओं का एक गुलदस्ता है जी, जिसमें छंद मुक्त कविताएं, हाइकू, गीत, गजलें सभी का समावेश है। तो इसे मैं कविता संग्रह में कहते हैं कि कविताओं का एक गुलदस्ता कहना पसंद करूंगी। इसमें गीत भी है, इसमें कविता भी है, इसमें गजलें भी है, यानी हर प्रकार के जो पाठक है उनके लिए इसमें भरपूर सामग्री है। जैसे हमारे सामने मशहूर गजलकार बैठी हैं अल्पना सुहासिनी जी, तो ये भी गजलें लिखती हैं और बहुत उम्दा गजलें लिखती हैं। तो इनके लिए भी
बाकी जो छंद मुक्त जो कवि हैं उनके लिए भी, बाकी जो गीत जो लिखते हैं उनके लिए भी, कोई भी पाठक इस संग्रह से निराश तो नहीं होगा। सबके लिए भरपूर सामग्री है, जो नए हैं, जो हाइकू के जो क्षेत्र में है उनके लिए भी। और जो ये छंद मुक्त जो कविताएं हैं वाजपेयी जी की, जब मैं पढ़ रही थी तो इतनी सहज, इतनी सरल मुझे लगी, जैसे एक एक कविता एकदम मक्खन की तरह बिल्कुल, बस पढ़ते जाओ, आनंद लेते जाओ। और सभी कविताएं सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इन्हें समझ सकता है। कोई कहीं कोई शब्दों की दुर्वता नहीं है, कहीं कोई बहुत भारी भरकम शब्दावली नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे हम बहुत बड़े बड़े ग्रंथ खोल के देखें जी ये दर्शन है, ये समझ नहीं आ रहा तो किसी से पूछे, नहीं। बिल्कुल ऐसी कविताएं, ऐसे विषय जो हम अगर खुली आंखों से देखें तो हमारे आसपास ही वो सब विषय है, लेकिन क्या है, कवि उन विषयों को महसूस करता है और लिखता है। बस में जाइए, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो एक कविता है। एक नोट जो कभी आपने अपनी जेब में रख के भूल गए और कपड़े की वो तय बन गया और बाद में कहीं जाके मिला, वो लॉटरी लग गई। ये सिर्फ वाजपेयी जी के साथ नहीं, हमारे साथ अक्सर हुआ है। और वो जो खुशी होती है नोट मिलने की, वो एक लॉटरी लगने जैसी ही होती है। मेरे साथ अक्सर होता है, मैं कपड़े उतार के जो जेबें हैं, मैं जो भी मेरे जेबों में होता है मैं रख देती हूँ, खासकर सर्दियों के कपड़ों में। और जब 1 साल के बाद वो कपड़े निकलते हैं और उसमें जब नोट निकलते हैं तो मेरी खुशी का एक ठिकाना नहीं रहता। तो मेरे एक नहीं, मेरे तो बहुत सारी लॉटरियां लगती रहती हैं। लेकिन कभी कभी इस विषय पे ध्यान नहीं गया कि भाई इस विषय पे कविता भी लिखी जा सकती है। एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। हाँ, देखिए, हम लोग छात्र रहे हैं अपने जीवन में और कभी न कभी इस दौर से गुजरे हैं कि कभी हमारा वाइवा हो रहा है या इंटरव्यू हो रहा है, तो पता चला जो वाइवा लेने आया है या जो इंटरव्यू लेने आया है तो पूछता है, थोड़ा सा परिचय तो आमतौर पर सभी का ही होता है। तो पूछता है भी कहाँ से हो, फला गाँव से है या फला जात से है। तो अपने आप ही उसकी जो एक एक जो सॉफ्टनेस है वो हमारे प्रति झुक जाती है। और ये मेरे साथ भी हुआ है। एक बार मेरा वाइवा हो रहा था, वहाँ मुझे पता चला कि फलाने जी यूपी से हैं, तो उन्होंने मेरा कुछ नहीं पूछा मुझसे, कुछ नहीं पूछा और बहुत अच्छे मुझे मार्क्स दे दिए। तो ये जो खुशनसीबी जो कविता है ना, ये कहीं न कहीं वही रिलेट करती है। मेरे मन में कभी नहीं आया कि भाई इस विषय पे भी कविता बन सकती है, लेकिन सर ने उस विषय को भी लिखा बड़ा बारीकी से। मैं थोड़ा-सा 2-3 पंक्तियाँ मैं उसकी पढ़ना चाहूँगी। खुशनसीबी, जबकि मैं बार-बार कर चुका था अनुरोध, बता चुका था अपनी मजबूरियाँ कि वो मेरा सही और छोटा-सा काम कर दें। वो था कि पूरी तरह काठ की कुर्सी बना था, अकड़ा हुआ और जकड़ा हुआ अपने गुरूर में। ये मेरी खुशनसीबी थी कि उसकी उड़ती नज़र जा पड़ी प्रार्थना पत्र पर और ठहरी मेरी जाति पर। अचानक नरम पड़ी उसकी अकड़ और पूछा उसने, क्या मेरी उपजाति अमुक है? तो यही जी, अब तो पास हो गए जी, जाति एक निकल गई ना, या गाँव एक निकल गया, तो फिर अब तो कोई रोक नहीं सकता जी, अब तो पास हो जी। तो ये जो कविता है ये बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, बहुत ही इसका बहुत अच्छा विषय है। और जो वाजपेयी जी की दृष्टि है वो केवल निजी या अपने मन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, मनुष्य, परिवार, समय, भाषा, पर्यावरण और सभी मानवीय मूल्यों का इसमें समावेश मिलता है। उनकी पहली ही कविता चिंता में देखिए, मेरी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर है। मेरा बेटा तो हमेशा खेलता है पिस्तौल, स्टेन गन, मशीन गन से, रचाता है युद्ध, करता है बम वर्षा, लेकिन अपनी बेटी का क्या करूं जो आज भी गुड़ियों से खेलती है। क्या तो बात है, यहाँ पर कवि ने बहुत बढ़िया। यहाँ पर कवि ने लड़का लड़की के पालन पोषण जो उसका होता है ना, उसके सामाजिक मानसिकता पर व्यंग किया है कि बेटा तो हिंसा के खिलौनों से खेल रहा है, मशीन गन, एटम बम, फलाना ये सब, और फिर भी चिंता बेटी की नहीं है कि बेटा कल को क्या बनेगा। चिंता किसकी? बेटी के भविष्य को लेकर चिंता है। तो ये जो हम
बेटा बेटी जो करते हैं ना, और उनको पालने में जो हम एक तरीके से उनके साथ पक्षपात करते हैं, इससे वाजपेयी जी ने बहुत सहज ढंग से छोटी सी कविता में हम सबको बताया है। और अल्पना जी, वाजपेयी जी आपने बचपन में देखा होगा कि कभी हम जब बच्चे बन जाते हैं ना, तो ऐसी बातें करते थे, जैसे आपने चींटी को लेकर की है कि लाल चींटी मुस्लिम वाली, लाल चींटी हिंदू वाली और काली चींटी मुस्लिम वाली। तो ऐसी में कविता आपकी पढ़ रही थी चींटी, चीता, कि चीता जा रहा है अपने घर। तो हमारे साथ भी अक्सर हुआ है कि जब वो जा रहा है तो किसी ने रोक लिया तो हम मना करते थे उससे, अरे रोको मत, वो अपने घर जा रहा होगा, उसका परिवार होगा, उसकी माँ होगी, उसकी माँ होगी, उसके पिताजी होंगे। तो कितनी छोटी सी, कितनी सरल सी कविता चीता है, आप देखिए उसे। और दूसरा ये कि जब इनकी कविताएं पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि केवल मानवीय संवेदना और करुणा की कविता नहीं है। अंधेरे के दिन जो एक कविता है इनकी, और वहीं दूसरी ओर प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी इनकी गहरी आस्था है। वह जो कविता है इसमें हम देख सकते हैं। और एक कविता ने मुझे बहुत आकर्षित किया, और इस कविता से हम तकरीबन सभी जूझ रहे हैं, वो है रिश्तेदारी। रिश्तेदारों में हम जाते हैं और वहां देखते हैं कि भाई आपस में हालचाल पूछ लिया, अभी कैसे हो, तबियत कैसी है, उसके बाद क्या होता है, हमारे टॉपिक ही खत्म हो जाते हैं, क्या बात करें। तो एक जो ऊब होती है, उस ऊब को वाजपेयी जी ने अपनी कविता में बड़ा बखूबी लिखा है। इसके 2-3 पंक्ति पढ़ना चाहूंगी मैं। किंतु अक्सर खड़ी हो जाती है समस्या, उत्तर देने के बाद कैसे जारी रखा जाए संवाद। अक्सर बोझिल हो जाते हैं चाय पीने के बीच के क्षण। तो ये मेरे साथ तो बहुत होता है कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि भाई जो मुझे बात करनी है वो तो बहुत जल्दी खत्म हो गई, अब मैं क्या बात करूँ, मुझे तो टॉपिक ही नहीं मिलते बात करने के लिए। और ये हमारे साथ बहुत होता है, बहुत होता है। अगर हाँ कोई कोई दोनों के विचार बहुत मिलते हैं तब तो खूब लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जहाँ विचार नहीं मिलते, जहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करनी है, सिर्फ हालचाल पूछना है या लोगों के बारे में जो भी अमुक उमुक लोग हैं, उसके बाद संवादहीनता हो जाती है। हम तो वहीं पर ही बैठे रहते हैं कि अब क्या बात की जाए। इनकी एक कविता और है इनकी, जिसमें मुझे वो जब मैं कविता पढ़ रही थी तो मुझे अनायास ही उनकी याद आ गई, रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय की कविता है कि रामदास कविता, उसमें वो कहते हैं चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। तो जो रामदास की कविता है वो मुझे याद आई है उनकी कविता दृश्य पढ़कर। दृश्य कविता मैं आपको थोड़ा सा इसमें सुनाना चाहूंगी। यह सचमुच एक अनोखा और विस्मयकारी दृश्य था कि माँ की आंखों के सामने थी उसके इकलौते जवान बेटे की लाश, उसी बेटे की जिसे एक एक दिन बड़े होते देखा था उसने, पाला था बड़े बड़े अरमानों के साथ। तो ये कविता जो मुझे रिलेट की रघुवीर सहाय जी की रामदास की कविता से, हालांकि ये बेटा जो है, इन माँ का जो बेटा है वो देशभक्त है और वो शहीद हो जाता है, लेकिन जो रामदास है वो कत्ल कर दिया जाता है एक बदमाश के जरिए। लेकिन जब रामदास कविता पढ़ेंगे तो मुझे लगा कि भाई रामदास तो मर गया और वो जो बदमाश है वो चला गया। उसके बाद वो रामदास किसी का बेटा रहा होगा, किसी का पति रहा होगा, किसी का भाई रहा होगा, तो उसके बाद वो क्या दृश्य घटा होगा। तो जब भी मैं दृश्य कविता पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं रामदास का ये पार्ट 2 हो सकता है। एक लाश है और वो माँ उससे विलाप कर रही है, तो मुझे पता नहीं क्यों वो लगा, एकदम रिलेट लगी सर मुझे कि नहीं ये तो रामदास का पार्ट 2 बन सकती है। हाँ, अगर बेटे का शहीद होना हटा दिया जाए, उसे बदमाश द्वारा मारा जाना दिखा दिया जाए। और आगे भाषा की बात करें तो भाषा बहुत ही सरल, सीधी और बहुत ही गहरे अर्थ लिए हुए है। उदाहरण के लिए इनकी मौन कविता देखिए कि बस 2 पंक्तियां हैं इनकी कविता का जो सारा जो है उनका वो बता देती है, शिल्प उनका बता देती है
कि सिर्फ शब्दों में इतनी ताकत होती है कि शब्द पूरी बात सिर्फ 2 शब्दों में कहे जाते हैं, सारे भाव अपने उस शब्द में। तो वो है लाइन, मौन में इतनी ऊष्मा है कि मौन बोलता है। तो ये जो मौन है ना, ये सबसे बड़ा इसकी वाणी होती है। मौन से ज्यादा भाषा किसी की नहीं होती है। मौन व्यक्ति सबसे ज्यादा सीखता है, मौन व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता है। और अगर हम समाज और समय की बात करें तो उस पर काफी व्यंग्य कविता इसमें हमें संग्रह में देखने को मिलती है। जैसे खंडित प्रतिमा शायद एक कविता का नाम है। तो उसमें वाजपेयी जी कहते हैं कि खंडित प्रतिमाओं की पूजा से अब भविष्य नहीं गढ़ा जाएगा। खंडित प्रतिमा क्या मतलब? पुराने मूल्य, पुरानी रूढ़ियां, अब उनकी जरूरत नहीं है भविष्य में। अब क्या है, ये सब चीजें पुरानी हो गई हैं, अब नई चीजों की जरूरत है नई पीढ़ी को। तो बिल्कुल मुझे जो कविताएं लगी, हालांकि ये तो बहुत सारी कविताओं का पिटारा है, मुझे थोड़ी थोड़ी कविताएं मैंने अपने हिसाब से वो मैंने सुनी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। वाजपेयी जी एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं चाहती हूँ मैं उसे सुनाऊं आपको। स्वागत है, स्वागत। जब हम छोटे थे ना, तो गांव में रहते थे, तो वहाँ कुछ बच्चे आते थे काले पीले होकर, अपने ऊपर कालोश लगाकर और अजीब अजीब से मेकअप करके वो पैसे लेने आते थे, चंदा मांगने आते थे। वो क्यों आते थे कि हम उन्हें चंदा दे और वो बारिश हो जाए, और आके घर में खूब नाच। छोटे छोटे बच्चे काले पीले भूत बन के आते थे कि वो बारिश करवाने के लिए। तो हम उनको खैर मजाक में उड़ाते थे कि जब आप ऐसे काले पीले अगर होकर नहीं नाचोगे तो क्या बारिश नहीं होगी। तो वो काले पीले बच्चे नहीं लगते थे, वो लगते थे छोटे छोटे बादल आ गए। तो उसी का प्रसंग मुझे इनकी कविता पढ़ के एकदम आया, जिसका शीर्षक है नहीं बरसता पानी। कविता कुछ इस प्रकार है। नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी, थक गए मेंढकों का ब्याह रचा रचा कर लोग, ऊब गई कुंवारी कन्याएं खा खा कर न्योते, कितने ही टोने टोट के व्रत पूजा अनुष्ठान हवन यज्ञ सबके सब व्यर्थ। नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान में पानी, यूं बरसने को बरसती हैं सड़कों से दुर्घटनाएं, राजनीति से बरसती है बेशर्मी, चैनलों से बरसती है अश्लीलता, विज्ञापनों से बरसता है लालच, नौकरशाही से बरसता है निकम्मापन, न्याय व्यवस्था से बरसती है अपराधियों के लिए निश्चिंतता, धर्मों के ठेकेदारों से बरसती है नफरत, दरिंदों के हाथों से बरसती है मौत, हर तरफ से बरसता है डर, आम आदमी की आंखों से बरसती है लाचारी, नहीं बरसता तो बस आसमान से पानी। तो हम ये देख रहे हैं कि सभी कुछ बरस रहा है, नहीं बरस रहा तो आसमान से पानी। क्या कहने अभी देखिए कि दिल्ली में इतनी काली काली घटाएं छाई हुई है, लेकिन पानी नहीं बरसा उस हिसाब से। जी सब कुछ बरस रहा है, लाचारी बरस रही है और हत्याएं हो रही हैं, राजनीति से बेशर्मी और पता नहीं क्या क्या बरस रहा है, लेकिन जो जिसकी जरूरत है वो नहीं बरस रहा, पानी नहीं बरस रहा इतने घने बादलों के होने के बावजूद। तो मैं सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि वो बड़े साधारण से विषय जो हम बचपन से जिन्हें जीते आए हैं या जिन्हें हम रोज अपनी आंखों के सामने देखते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से विषय, बिल्कुल बचकाने से विषय, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस पे कविताएं रची जा सकती हैं। तो हमारे लिए वाजपेयी जी ने वो द्वार खोल दिया है कि नहीं, देखिए जो छोटा सा विषय है ना, जिसे आप रोज देख रहे हो, जिसे आप रोज जी रहे हो, इस पे भी कविता रची जा सकती है। और मैं कोशिश करूंगी ऐसे विषय को उठाऊं और उस पर कुछ ना कुछ कविता रचूं या कहानी रचूं। तो मेरे लिए तो ये वाजपेयी जी ने द्वार खोल दिए हैं, जिन्हें मैं बहुत साधारण समझती थी कि अरे नहीं ये क्या है, ये तो बचकाना हरकतें हैं, ये तो छोटी सी बात है, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी बात है एक रचनाकार के लिए। रचनाकार की लेखनी कितनी बारीक हो सकती है, कितनी पैनी हो सकती है कि वो उस विषय पे भी जा सकती है जो जेब में छुपा बैठा है और महीनों बाद मिल रहा है, और जिसका कोई हाल भी नहीं है कि हम अपनी जेब में रख के कुछ भूल गए हैं, या जो बेबे है अपनी बिंदी उठा के उस पर चिपका देती है शीशे में बाथरूम के आईने में, या रिश्तेदार हैं जो बैठे हैं, अब तो रिश्तेदार फोन में लग जाते हैं, तो संवाद तो इतने भी संवाद नहीं रहे हाल चाल के भी, वो सब व्हाट्सएप कर देता है
और बस ये चाय पीने की अगर व्हाट्सएप पे चाय पीने की सुविधा होती तो शायद वो भी व्हाट्सएप पे ही हो जाता। तो वाजपेयी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका संग्रह, और जो एक मेरे मन के साथ थे कि मैं वाजपेयी जी के सामने उनकी कविता पाठ करूं, वो मेरी पूरी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी, बहुत बहुत सभी का मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तबस्सुम जी, बिल्कुल बहुत अच्छा बोल। साधारणता की जो बात आपने की, आदरणीय वाजपेयी सर की कविताओं को पढ़ते हुए जिस यात्रा से हम गुजरते हैं तो हमें महसूस होता है कि उन्होंने उस मिथक को तोड़ा है जो अक्सर सभी के जहन में ये बैठा होता है कि कविता लिखना मतलब कि कलिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी नया बच्चा जब काव्य का आगाज करता है, लेखन का आगाज करता है, तो वो बहुत ढूंढ ढांड के शब्द लाता है, डिक्शनरी तलाशता है कि कविता मतलब शब्दों को। जब कविता रचते रचते आप ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं जहां जो है अब स्वयं भी साधारणीकृत होना काव्य की सबसे बड़ी खूबी है। लिखने में साधारणीकृत इस तरह से हो जाना कि आपकी भाषा भी हो जाए। और ये सबसे बड़ी बात मुझे स्थिति है, मैं उनकी किताबें तो नेटवर्क इशू है हाँ, और ये नेट जो है नटखट हो जाता है जी। कवि के मन से इस पुस्तक पे आप अपनी राय रखें। आप मुझसे कह रहे हैं इंदु? जी जी। अच्छा, आज का दिन मेरे लिए विशेष है। मुझे कुमार अंबुज की शायद वो कविता है या किसी और की है, लेकिन बहुत अच्छी कविता है कि बाहर लगातार बरसता है पानी, माँ मत सुनाओ कहानी। तो मैं बिल्कुल ये मान लो कि 1 फुट की दूरी पर बरसात से खड़ा हूँ, क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं है। और बड़े मन से इस किताब को पढ़ा और सोचा, नोट्स भी बनाए कि मैं इस पर बात करूं, इसकी पर बात करूं, इसकी पहनेपन पर बात करूं, इसकी गहराई पर बात करूं, इसकी गरिमा पर बात करूं। और जब मैं इन तमाम शब्दों से वृत्त चित्र कहो कोलाज बना रहा था, तब मैं वाजपेयी जी के बहुत निकट जाकर के खड़ा नहीं हुआ, बैठ गया, बैठा जहां इनके जूते निकले हुए थे। कारण उसका, अपने से बेहतर रचनाकारों को हम श्रद्धा से देखते आए हैं, तुलसी को भी, मीरा को भी, कबीर को भी, सूर को भी। अब दिक्कत क्या हो रही है कि जो हमारे समान धर्म या समकालीन रचनाकार हैं, उसमें ये ऐसा चलन हो गया भीतर भीतर के बाहर से तो हम बहुत कुछ मीठी मीठी बातें कर लेते हैं मुंह दिखाई के तौर पर, और भीतर भीतर जड़ों पर हमला भी करते, कुठाराघात भी करते हैं कि वो क्या रचनाकार है, रचनाकार तो मैं हूँ। ये एक इस चलन के दौर में बड़ा कठिन होता है कि हम मनुष्य होकर मनुष्य की तरह से उस व्यक्ति की मनुष्यता पर बात करें जिसकी मनुष्यता का दायरा बहुत बड़ा है। मिलने वाले हर व्यक्ति को अगर ये लगे कि वाजपेयी जी उसके बिल्कुल व्यक्तिगत हैं, निजी हैं, निजता के साथ उसके अपने हैं, तो ये किसी भी व्यक्ति का फलदार होना होता है, फूलदार होना होता है, अच्छे पत्तों वाला होना होता है। ये सुख अल्पना जी आपने भी कहीं ना कहीं महसूस किया होगा, अन्यथा आप यहाँ न होती, किसी और काम में व्यस्त होती। तबस्सुम जहाँ भी बोल रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो लड़कियां हैं, मैं लड़की जान के कह रहा हूँ, मैं 70 बरस का हो गया तो ये फासला रहेगा। इतने अच्छे से आप समझते हैं चीजों को और इतनी अच्छी भाषा में रख भी दिया, मेरे मन में मेरा मन नम हुआ। मैं आपसे बता दूं, आंखें नम होना बिल्कुल दूसरी बात होती, कारण उसका कि वाजपेयी जी का जो संग्रह है उसमें जो भाषा आपको सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही, जिसे आप पढ़ रहे हैं, उस भाषा के भीतर भी एक भाषा है जो लगातार चल रही है, कभी बच्चे की तरह, कभी प्रौढ़ की तरह, कभी मेरे जैसे वयोवृद्ध की तरह चल रही है। उसमें जीवन की गति खूबसूरती है। मैं मेरे पास ना हो, एक दूसरे
शायद आदरणीय त्रिलोक कोशिश करके यहाँ नेटवर्क इशू आ रहा है। बेटा बहुत भयानक विषय है, आवाज पहुंच रही है कि नहीं? तो वो सर जो बीच कल बीच में मेरे साथ डिस्कनेक्ट हो रहा है। करूं? त्रिलोक जी, जो कल मेरे साथ हो रहा था आज आपके साथ हो रहा है। बेटा नेट का गड़बड़। हाँ, आवाज जो है कुछ ना कुछ तो होना है। हम दोनों के मैं बता रहा हूँ कि मैं जब ये मोबाइल बिल्कुल घर के जो निकासी वाला द्वार है, जिसको लोग प्रवेश द्वार भी कहते हैं, मैं वहां खड़ा हुआ हूँ। अभी ठीक है, अभी ठीक अब मैं ये सोच रहा हूँ, अब ठीक है, चलो और नजदीक आ जाए, एक आधी बूंद गिर जाएगी, कोई बात नहीं। संकेतों की भाषा एक कविता है। मैंने जब इसे पढ़ा तो मेरे मन में ये आया कि आज तक किसी कवि ने, कथाकारों ने संभवतः बात की होगी कि जो हमें लगता है कि ये शरीर से उतने सक्षम नहीं है, इस समय बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन ये संवाद करते हैं। उनको, वंचितों को मैं फिर कह रहा हूं, असली वंचित वही है जिसे प्रकृति ने, कुदरत ने, मैं ईश्वर का नाम यहाँ नहीं लेता क्योंकि ये सब संयोग होते हैं, कब किसके आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन उनको इतना गौरव देना और वो भी तर्क संगत तरीके से, और जीवन को पहचानना कि वो जो उनके पास नहीं है, उस नहीं के बावजूद वो जिंदगी में पूरा विश्वास बनाए हुए हैं। मैं पढ़ रहा हूँ जानबूझ के उस कविता को, क्योंकि अच्छी कविताओं को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। वे 4-5 के समूह में बातें करते हैं, संकेतों की भाषा में देखते बनती हैं उनके हाथों और उंगलियों की संचालन की मुद्राएं और उनकी गति। वे डूबे हैं बहुत सारे अपने वार्तालाप में, तरह तरह के भाव उभरते पर उनकी इस बातचीत का दृश्य बनता है अजीब वातावरण। लोग फिर आपस में फुसफुसाते हैं, दया भाव से लेकर उपहास तक के मिश्रित भावों से गूंगे हैं। फुसफुसाता है कोई, उन्हें दिखता है सिर्फ गूंगापन, वे सुन ही नहीं पाते कि इस वार्तालाप में जिंदगी कैसे चहक चहक कर बोल रही है। क्या बात। जहां सामान्य लोग नहीं दृष्टि डालते, अगर कोई रचनाकार उस हिस्से पर एक सूरज उगा देता है कि तुम्हें अब भी ना दिखे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ये किसी भी रचनाकार की सामर्थ्य का एक बड़ा प्रमाण होता है। वो प्रमाण देने की जरूरत नहीं। वाजपेयी जी इतने वर्षों से, इतने लंबे समय से कविता के ऐसे पुरोधा बन चुके हैं जो किसी तरह का बड़पन का छाता अपने साथ लेकर के नहीं, सबके सहचर हैं। और अनेक विधाओं में मैंने आज भी पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ चुका था, जान चुका था, सुन चुका था कि दोहे हों, हाइकू हो, यानी जापानी विधाएं भी हैं, भारतीय विधाएं भी हैं, गजल भी हैं, गीत भी हैं, नवगीत भी हैं। मुझे नवगीत की झलक इनकी कविताओं में जो ब्लैंक वर्स की दिखती हैं, वे बढ़ती दिखी नवगीत की तरफ भी। और मैं खुश हुआ कि सारी विधाओं में एक व्यक्ति, जैसे हम फोटो अपना रखते हैं ना, या हम सुबह जहाँ बच्चों के साथ होते हैं तो एक पिता के रूप में होते हैं, मित्रों के साथ होते हैं तो मित्र होते हैं, तो जब ये गजल लिखते हैं तो दुष्यंत कुमार के बहुत निकट होते हैं। अब वाजपेयी कहेंगे भाई वो तो पुरोधा है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी भी विधा का कोई एक ही व्यक्ति पुरोधा होता है। ये तो जो मान लो उसके हिस्से का यश का टोकरा मिल गया, वो सर लिए है, लेकिन बहुत सारे और लोग उस विधा में भी दुनिया के परिचय के दायरे में आए हों चाहे न आए हों, पर उनका काम बड़ा होता है। मैं किताब के सब विधाओं के पृष्ठ पलटे हुए मेरे पास गजल नंबर 10 नंबरी गजल नहीं है, गजल नंबर 10 है, और बहुत शानदार गजल है। मैं आपको बधाई देता हूँ इसके लिए। खूब नारे उछाले गए, लोग बातों में टाले गए। ये क्या बात है, पिछले 70 बरस 75 बरस का इस देश का इतिहास बोल रहा है। किसी बड़े रचनाकार की ये पहचान होती है
कि वो केवल अपने समय से शुरू होकर अपने समय में खत्म नहीं होता, उसका सफर लंबा होता है, तो अपने अंदर आता है और भविष्य के लिए एक रास्ता देता है। उस रास्ते में कहते हैं यथार्थवाद, सुररियलिज्म जिसे कहते हैं, वो देखने को आप लोग मिला गए, जो अंधेरों पाले गए, दूर तक वो उजाले गए। जिनके अंधेरा आया उन्होंने कलम उठाई। ये बहुत बुक पर लिखेगा या कोई झोपड़ी में रहेगा तो वो झोपड़ पट्टी पर अच्छी कविता लिख पाएगा, कोई जरूरी नहीं है। जिसकी दृष्टि में और मन में संवेदनशीलता होती है, उस व्यक्ति की पहुंच, उसकी पकड़, उसकी लेखनी, उसका रक्त और शाही दोनों मिलकर बहुत करीब आ जाते हैं। वो रक्त और शाही का करीब आना आप लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की रचनाओं में, क्या बात, क्या बात। जिनसे घर में उजाले हुए वो ही घर से निकाले गए। अब मैं तो दरवाजे पर खड़ा हूँ, अब सोच रहा हूँ कि मैं कोई अच्छा काम ना कर जाऊं जिसकी वजह से घर वाले कहें कि तुम घर में रहने लायक नहीं हो। ये खतरा है इस समय में। सब चाहते हैं इतने सुरक्षित होकर हम लोग बात करें जीवन में कि हम पर कोई आदमी हमारे घर के शीशों पर पत्थर फेंकने ना आ जाए। अब उस खतरे को उठाने वाली सीधी सीधी गजलें मैं क्योंकि साथ नीचे खड़ा हूँ, बूंद किताब पर भी गिर रही है, किताब का सम्मान को मैं चोट पहुंचने दे रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। पर मन है कि क्योंकि ऐसे बार नहीं आते। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की रचनाओं पर बात करें जिसका जीवन और उसकी कलम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हों। यहाँ तो दिक्कत ये है कि गजल लिखते हुए, कविता लिखते हुए, कहानी लिखते हुए हम ड्राइंग रूम में अंदर बैठे होते हैं, हमें सब कुछ चाहिए और फिर हम समाज के, समय के गरीब की भुखमरी पर कविता लिखते हैं जब हमारे सामने कई। जी त्रिलोकी सर ने जो बात कही है कि विसंगतियों की बातें, विडंबनाओं की बातें, जितना भी शोषण समाज में हो रहा है, शोषित अर्थव्यवस्था के प्रति आक्रोश, ये सब खूबियां जो हैं वो आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी को भीड़ से इतर खड़ा करती हैं। उनकी ये विशिष्टता उन्हें विशेष बनाती है। मैंने भी देखा है कि उनकी रचनाओं में जो है, चाहे जितनी भी नीतियां हो, वो अगर गलत हैं तो उसका विरोध किस तरह किया जाना चाहिए और कितनी दक्षता के साथ किया जाना चाहिए। और इस बाबत मुझे अपने पिताजी स्वर्गीय श्री निर्दोष हिसारी जी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि खुददारी को कलुषित करके जग में वैभवशाली होनू, इन शर्तों पर जीने से तो मुझको मरना सुखकर होगा। तो यकीनन आदरणीय वाजपेयी सर में वही खुददारी, वही जज्बा दिखाई देता है। उनकी एक रचना है कि उन 7 न्यायाधीशों में से 3 ने आरोपी को माना था हत्यारा और सुनाई थी फांसी की सजा। वहीं उतनी ही प्रतिष्ठा वाले 3 विद्वान न्यायाधीशों ने भरपूर तर्क देकर माना था उसे निर्दोष और दिया था बाइज्जत बरी करने का फैसला। अब 3-3 की बराबरी को तोड़ता ये 7वें न्यायाधीश का फैसला था जो ले गया आरोपी को फांसी के फंदे तक। किंतु एक जिज्ञासा उभरती है बार बार कि यह भी तो संभव था कि 7वें न्यायाधीश की सोच उन 3 जैसी होती जो आरोपी को मानते थे निर्दोष। तो फिर ये न्याय था या मात्र एक संयोग? कितनी ही ऐसे तथ्य, कितनी ही ऐसी बातें, कितने ही ऐसे तत्व हमारे समाज में निरंतरता में होते रहते हैं जिन्हें देखते हुए अनदेखा करने की आदत में हम इतने मजबूर हो चुके हैं क्योंकि वो लपट हमारे घरों तक नहीं पहुंची है। जब तक आग हमारे घर तक नहीं पहुंचती है हम उसे कि हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा। और एक और चलन चल पड़ा है आजकल कि हम हर विषय पर फेसबुक पर जिस तरह का उत्साह या जिस तरह का आक्रोश दिखाते हैं, सच में खड़े होना सच के साथ वैसा नहीं दिखाई देता। तो उन विसंगतियों, उन विडंबनाओं को भी आदरणीय ने अपनी रचनाओं में उकेरा है और एक कवि का ये विशिष्ट वो हो जाता है, जैसा कि त्रिलोकी सर भी कह रहे थे कि
चाहे गजल हो, चाहे गीत हो, चाहे दोहे हो, चाहे हाइकू हो, कोई भी विधा हो, कहानियां हो, उपन्यास हो, कोई भी विधा हो, हर विधा में उतनी दक्षता से लिख लेना और हर विधा में उस शीर्ष को छू लेना जो आदरणीय वाजपेयी सर ने किया है, वो असंभव होता है, लेकिन असंभव को संभव कर देना आदरणीय वाजपेयी सर की विशिष्टता है। त्रिलोकी सर के नेटवर्क में भी थोड़ा इशू आ रहा था, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो हम बिल्कुल समझ पा रहे थे, सही तरीके से उन्होंने सारे तत्वों का भी उल्लेख किया। और अब मैं आदरणीय ममता मैम हमारे बीच में हैं, जो कि उनके रचनात्मक सफर से तो परिचित है ही, इतने नजदीक से उन्हें देखना, उनके व्यक्तित्व को देखना, उनकी रचनाओं को देखना, उनके दर्द को देखना, उनकी तकलीफ को देखना, तो वो जिस तरह से उनको सामने हमारे रख सकती हैं, तो मैं बहुत सम्मान और आदर के साथ आदरणीय ममता मैम को आमंत्रण देती हूँ। स्वागत है। इसके पहले कि ममता किरण जी अपनी बात शुरू करें, बस मैं ये बता दूं कि ममता किरण जी बहुत सारे राष्ट्रीय अखबारों में उच्च पदों पर रही हैं। उसमें आखिरी इनकी जो पद था वो फीचर एडिटर का था एक राष्ट्रीय दैनिक में। बहुत सारी पत्रिकाओं में रही हैं, चैनलों पर रही हैं और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्री विज्ञापन वगैरह में उनकी आवाज वॉइस कास्टर रही हैं। और रचना की अगर बात करें तो इनका जो गजल संग्रह है उस पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का महादेवी वर्मा सम्मान इनको मिला है। जो सारी जितनी विधाएं हैं महिला लेखन की, कहानी, कविता, उपन्यास, उनको सबको मिला करके वो इनके संग्रह पर मिला था। बहुत सारे देशों में ये भारत सरकार की ओर से भारत की प्रतिनिधि बन के गई हैं, तो ये इनका रचनात्मक सफर है। तो जी जी, अब स्वागत है ममता जी। जी जी जी, और देखिए कि ये एक आदर्श दंपत्ति की पहचान है। बहुत अच्छा लगा सर, हम शुक्रगुजार हैं बिल्कुल। मतलब कमाल की विशिष्टता है जी। स्वागत है सर पुनः आपका। जी त्रिलोक जी, मेरा स्वागत है। चलो तबस्सुम जी, सुहासिनी जी और इंदु जी, वाजपेयी जी, आप सभी का जो है ना अभिनंदन करती हूँ। वाजपेयी जी के संग्रह पर अग्रसर के इस पेज पर चर्चा हो रही है और मुझे भी इसमें शामिल किया है। लोकार्पण के समय तो मौजूद थी ऐसे जो है ना वो कर्ता धर्ता के रूप में आज यहाँ पर आपने आमंत्रित किया है मुझे बोलने के लिए। तो बोलने का काम घर में एक ही व्यक्ति करे तो ज्यादा अच्छा रहता है, एक को सुनना चाहिए। लेकिन आप उन्हें पूरा करती है मैम, आपके शब्द उन्हें पूर्णता का एहसास कराते हैं और आपकी बातें जो है वो सही उनके लिए बिल्कुल हो रहे। बस वही जैसे आपने कहा कि आप उनके सफर से पूरी तरह से आप वाकिफ हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो ये हमारा जो रील का ये जो जमाना है ना, एक सेकेंड, तो जब हम इस रील के जमाने में जहाँ पर हर व्यक्ति सिर्फ अपने पर केंद्रित है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसे बिल्कुल भी मतलब आभास भी नहीं वो करना चाहता है उसका, ना किसी के दुख का, ना किसी की तकलीफ का, और क्या देश में हो रहा है, क्या समाज में हो रहा है, क्या हमारे आसपास घटित हो रहा है और क्या दुनिया में हो रहा है, उनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। मैं देखती हूँ कि हमारे जो ये सफर है वाजपेयी जी, ये इस सारी चिंताओं में हर समय पूरी तरह से डूबे रहते हैं और उस चक्कर में कई बार मुझे परेशानी होती है, मुझे लगता है, डर लगता है कि कहीं वाकई कुछ इतना इनका जो है ना वो तबीयत ना खराब हो जाए। जिस तरह से ये चिंतित रहते हैं, जिस तरह से ये बेबाकी से लिखते भी हैं और बहुत से लोग कहते भी हैं कि आप समझाती क्यों नहीं है वाजपेयी जी को, आप जो है ना। तो खैर समझाना क्या है, ठीक है, हम सबका जब मनुष्य हैं और हमको भगवान ने एक अलग से विवेक देकर के भेजा है, तो हमें उस विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। और चूंकि हमारे हाथ में कलम है तो हमें ये भी देखना होगा कि हम और कुछ नहीं कर सकते, कलम ही एक हथियार है हमारे पास जिसके माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं। तो वाजपेयी जी की रचनाओं में वो खुलकर लिखते हैं, खुलकर बोलते हैं और पूरे समाज का जो दुख दर्द है और जो चाहे वो पर्यावरण के प्रति चिंता हो, चाहे वो सामाजिक विसंगतियों की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो,
व्यवस्था को लेकर के जो भी उनके हमको लगता है कहीं अनुचित है, उन पर वो बेबाकी से अपनी कलम उठाते हैं। और पिछले दिनों मैंने कहीं पढ़ा कि वो एक ऑब्जर्वेशन और डिटेलिंग और ट्रीटमेंट, ये 3 चीजें जरूरी है हमारे लिखने वालों के लिए। तो जो अभी तबस्सुम जी ने भी कहा, तो जो वाजपेयी जी का जो ऑब्जर्वेशन है वो कमाल का ऑब्जर्वेशन है। और इस संग्रह में भी हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं उनके, और ऐसी ऐसी उस पर कविताएं हैं कि हम लोग वाकई सोच भी नहीं सकते कि हम इस पर जो है वो कविता लिखे। वो जैसे वो चीटे वाली बात आप कर रही थी, तबस्सुम जी कर रही थी, तो कितनी बार ये होता है कि कोई चींटा या चींटी या कोई कीड़ा ही हमारी तरफ बार बार जो है ना वो आ रहा है, हम उसको बार बार हाथ से भगाते हैं, लेकिन वो फिर वापस हमारी ओर ही मुड़ जाता है। तो उस पर जो है ना इनका जो ऑब्जर्वेशन है और जो उस पर जो संवेदना है उनकी, वो कमाल की है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वो एक मरीज का चींटा था, बल्कि चींटे का बच्चा था। 3 बार फेंका मैंने उसे दूर, उंगली से छिटक कर, किंतु वह ढीठ 4थी बार भी उसी रास्ते लौट कर बढ़ा मेरी ओर। और तब अचानक आया मुझे ख्याल, हो सकता है इसे पता हो यही एकमात्र रास्ता अपने घर लौटने का, जहाँ प्रतीक्षा में बैठी हो इसकी माँ, और मैंने उसे जाने दिया बेरोक-टोक। क्या बात। तो ये जो है ये कविता तो हो गई, लेकिन ये ऐसी सच में मतलब कितनी बारी होता है, मैं इनको कहती हूँ कि अरे इसको भगाओ ना, अरे इसको ऐसा करो ना, कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आने दो। और मैं देखती हूँ उसको इन्होंने मतलब ये जो एक संवेदना है इनकी, एक जो अलग जो इनको औरों से अलग करती है, ये संवेदना इस तरह की छोटी छोटी संवेदनाएं जो हैं, तो और वाकई इन्होंने उस पर ये कविता लिखी है। तो इस तरह की अनेक कविताएं, जैसे वो रात का मेहमान, वही ना एक बहुत अनूठे बिंब है, बहुत इतनी सहजता से अपनी बात को पूरी तरह से कह देना कि हर व्यक्ति को लगे कि अरे ये तो मैं भी सोच रहा था, ये तो मैं भी कह सकता था, लेकिन वो नहीं कह पाया। और यही एक कवि का धर्म भी होता है कि वो दूसरों के मन की बात को उसके पर काया प्रवेश में भी कई बार जा करके करनी पड़ती है, और कई बार समझ करके भी करनी पड़ती है। तो जैसे ये है एक रात का मेहमान, देखिए कैसे ये जो बिंब है ना, कैसे, और कि सुबह सुबह सारी खिड़कियों के शीशे टूटे मिले, सुबह सुबह सारी खिड़कियों के शीशे टूटे मिले, ओह तो रात में आंधी आई थी घर, और मुझे सोता पाकर खीज में अपना विजिटिंग कार्ड छोड़कर चली गई। तो जो आधुनिक जो हमारे जो बिंब है, वो भी इन कविताओं में बहुत ही सहजता से, सरलता से आते हैं। इसी तरह से जैसे एक कविता है महानगर में चांद। अब हम सब महानगर में रहते हैं और अपने अपने फ्लैटों में रहते हैं। हमने से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मतलब कितने दिनों से चांद को नहीं देखा होगा उस तरह से। देखा होगा, उनका घर मैंने देखा है, शायद उन्होंने अपने बाहर या छत पर जा करके चांद उनको दिखाई पड़ गया। लेकिन हमारे चारों ओर ऐसी गगनचुंबी इमारतें होती हैं कि हमें चांद क्या, ना कोई तारा दिखाई पड़ता है, ना कोई चांद दिखाई पड़ता है। हम बस तरस करके रह जाते हैं कि ऐ पूर्णिमासी के चंद्रमा, महानगर के आसमान में आए हो क्यों? ऐ पूर्णमासी के चंद्रमा, महानगर के आसमान में आए ही क्यों? महानगर की चमचमाती रोशनियों के बीच तुम्हें और तुम्हारी सुकोमल चांदनी को देखेगा कौन? तो कितनी सहजता से हमारी पीड़ा भी और चांद की पीड़ा भी, दोनों को कितनी सहजता से ये छोटी छोटी कविताएं इस तरह से ये व्यक्त कर देती हैं, हमारे छोटे छोटे भावों को व्यक्त कर देती हैं। और बहुत सारी कविताएं हैं, चाहे वो खंडित प्रतिमाएं हो। देखिए कि खंडित प्रतिमाओं का जिक्र आप तबस्सुम जी भी कर रही थी। और ये तो जब भी हम हर साल दिवाली के बाद देखते हैं कि जो पेड़ों के नीचे देखते हैं कि हम अपने घर से जो है वो मूर्तियों को वहां पर बाहर रख देते हैं, पुरानी मूर्तियों को जिनकी हम पूजा कर रहे होते हैं, पूरे साल जिनको पूजते हैं, फिर हम जा करके उनको बाहर रख देते हैं, फिर नई प्रतिमाएं ले आते हैं, फिर हम दीपावली पर पूजन करते हैं।
तो ये जो हम परंपराएं अपनी बरसों से देखते आ रहे हैं, तो उस बात को इन्होंने कितनी सहजता से ऐसे कविता में रख दिया है, और इसके साथ साथ कितनी बहुमूल्य बातें और कितने विचार इस कविता में आ जाती हैं। क्या वे सब की सब रख दी गई हैं एक पुरानी बरगद के नीचे? क्या वे सब की सब रख दी गई हैं एक पुरानी बरगद के नीचे? यही तरीका है शायद कि संभव नहीं हो नदी में विसर्जन, तो रख देते हैं खंडित प्रतिमाओं को किसी पेड़ के नीचे। कभी पूजा घरों में प्रतिदिन इन्हीं के सामने खड़े होते थे लोग, अपनी संपूर्ण दयनीयता, विनम्रता और भक्ति भाव समेटे जोड़े हुए कातर हाथ। यही बचाती थी बच्चों को रोगों से, दिलाती थी परीक्षाओं में नंबर, सुधार देती थी बिगड़ा हुआ पेपर, सुरक्षित ले आती थी बच्चों के पिता को दूसरे शहर से, ध्यान रखती थी हॉस्टल में पढ़ रही बेटी का। पूरी हुई कितनी मन्नतें इन्हीं की पूजा से अब ये उपेक्षित कर दी गई हैं, सत्ता से उतरे सत्ताधीश की भांति। आते जाते कुछ राहगीर अभी भी जोड़ देते हैं हाथ श्रद्धावश। तब क्या इन्हें भी मिलती होगी उतनी ही खुशी जितनी की मिलती है स्वयं को उपेक्षित महसूस से वृद्ध पिता को लंबे अरसे बाद अपनी बेटी का संदेश पाकर। क्या तो बात, क्या बात। कविता कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, और किस तरह से उस संवेदना को वो उस कविता में व्यक्त कर देते हैं कि जो पढ़ने वाला होता है वो कई सोचने पर विवश हो जाता है। और यही कविता का काम भी है कि वो आपके भीतर सोई हुई संवेदना को जगाए। तो ये काम वाजपेयी जी बखूबी करते हैं। और वो सिर्फ इनके जो ऑब्जर्वेशन की बात है, जिस तरह से हमारे, जैसे मैं कहती हूँ कि जो हमारा जो ये थंब होता है ना, जब हम कहीं अंगूठे का निशान लगाते हैं, तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं लेकिन सबका निशान अलग अलग होता है। इसी तरह से स्कैनर जो होता है जिससे हम पेमेंट करते हैं, वो भी सब बिल्कुल अलग होता है। इतने सारे होते हैं लेकिन सब अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, हम सब उन चीजों को देखते हैं, समझते भी हैं, महसूसते भी हैं, लेकिन कोई एक ऑब्जर्वेशन जो है ना किसी एक व्यक्ति को हर व्यक्ति से अलग करता है। और उस ऑब्जर्वेशन को वाजपेयी जी अपनी कविताओं में ले आते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से हमें इनकी रचनाओं का जो विविध संसार है और जो इनकी चिंताओं का विविध संसार है, क्योंकि वो कवि भी है, संपादक भी है, चिंतक भी है, तो ये सारा जो इनकी कविताओं में जो समावेश है वो हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से एक पब्लिक सर्वेंट कविता है। अभी पिछले दिनों ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो एक जज ने किस तरह से टिप्पणी की, आज के इस दौर में जहाँ बोलना भी जो है ना वो हो गया है, तो इतनी दिलेरी के साथ उन्होंने जो है ना मतलब एक रास्ता दिखाया है लोगों को, है ना, कि बोलना चाहिए, लेकिन हम सब इतना डरे हुए हैं आज के समय में, हम नहीं बोल रहे हैं। तो वो उस तरह की भी एक कविता है इसमें। तो इस तरह से ये कविताएं समाज को जगाने का काम करती हैं। और गजलें भी हैं, हाइकू भी है। तो हाइकू नहीं पढ़ा गया है, मैं हाइकू एक दो पढ़ती हूँ इसमें से। जी जी, स्वागत। देखिए, मतलब 5-7-5 में सिर्फ उसमें अपनी पूरी बात को कन्वे कर देना, ये भी बहुत, हाइकू बहुत लिखे जाते हैं लेकिन अच्छा हाइकू वही है कि जो इतने से कम उसमें वर्णों में जो है ना पूरी की पूरी बात को कम्युनिकेट कर दे। तो बहुत ये भी बहुत सहजता से, सरलता से आप तक बात पूरी कम्युनिकेट होती है। देखिए, चुने भेड़ों ने वोट के माध्यम से स्वयं शिकारी। क्या बात है, क्या बात है। भेड़ों ने वोट के माध्यम से स्वयं शिकारी। और एक हाइकू ये कि पर्यावरण के प्रति भी चिंता। देखिए, बचेगी पृथ्वी, बचेगी पृथ्वी मनुष्यों के लोभ से, प्रश्न गंभीर। हाँ। तो ये बस इस तरह के ये जो हाइकू है वो भी इसमें तो एक्चुअली क्या है कि ये जो कवि के मन से ये जो संग्रह है, इसमें ये जैसा कि तबस्सुम जी ने भी कहा कि इसको मैं गुलदस्ता कहूंगी। तो बिल्कुल ये अलग अलग इसमें रंग हैं, जैसे कि वो बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं। तो इसमें तो कुछ ही विधाएं आ पाई हैं, क्योंकि हर पुस्तक की एक सीमा होती है।
तो इसमें भी कुछ ही विधाएं आ सकी हैं, शामिल हो सकी। मैं तो चाहती हूँ कि सारे ही जितनी विधाएं इन्होंने लिखी हैं वाजपेयी जी ने, तो उन सबका समग्र में जो है ना पूरा एक तो संग्रह आए, तो ज्यादा जो है ना बात भी पहुंचेगी लोगों तक का। इसमें तो बहुत कम विधाएं ली गई हैं। तो ये जो हाइकू के जो रंग हैं वो भी मैंने आपके सामने रखे, और गजलों की बात तो त्रिलोक जी ने की, और गजल तो खैर उनकी वाजपेयी जी की मुख्य विधा है ही। और एक गजल इसमें मैं भी सुना देती हूँ। और गजलों में भी यही है कि जैसा कि वाजपेयी जी खुद ही कहते हैं कि वो आपातकाल के समय जो गजलों का विशेषांक आया सारिका का, विजय कुमार का, तो वहां से इनको गजलों की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए वाजपेयी जी, और उनको लगा कि कैसे हम दो पंक्तियों के माध्यम से पूरी पूरी बात कह सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और गजल में आपके इतने सारे शेर होते हैं, हर शेर अलग रंग का होता है, तो ये विधा भी अच्छी, मतलब उनको उस समय चमत्कृत किया उनको वाजपेयी जी को, और वो गजलों की तरफ आए। और क्योंकि पहले व्यंग में थे वो, और व्यंग उनकी कविताओं में हम देखते हैं जहां तहां हमको मिल ही जाता है। तो खूब नारे उछाले गए कि आपने बात की त्रिलोक कौशिक जी ने। मैं ये गजल पढ़ती हूँ, देखिए सुनिएगा कि वो दर्द वो बदहाली आज भी, इतने मतलब हमारी आजादी को कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी चंद लोगों के लिए ही सब कुछ है। और तो सुनिएगा कि वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, कि वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले। क्या बात है, क्या बस्ती बात। में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले। और हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना है, कि हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना है, इस गांव से तो आज भी पतझड़ नहीं बदले। क्या बात, इस क्या गांव बात। से तो आज भी पतझड़ नहीं बदले। और खंडहर पे इमारत तो नई हमने खड़ी की, कि खंडहर पे अंधर पे इमारत तो इमारत नई है। हमने खड़ी की, पर भूल ये की कि नींव के पत्थर नहीं बदले। क्या कहने, पर क्या भूल कहने। ये की कि नींव के पत्थर नहीं बदले। और आज भी देखिए कि बदले हैं महज कातिल और उनके मुखौटे, कि बदले हाँ हैं हाँ हाँ, महज कातिल और उनके मुखौटे, वो कत्ल क्या के बात। अंदाज वो खंजर नहीं बदले, कि वो बहुत कत्ल बढ़िया, के बहुत बढ़िया। अंदाज वो खंजर नहीं बदले। और उस शख्स की तलाश मुझे आज तलक है, कि उस शख्स की तलाश मुझे आज तलक है, जो शाह के दरबार में जाकर नहीं बदले। क्या बात है, क्या शाह के बात है, क्या दरबार में बात जाकर नहीं बदले। है। आज आप बात है, देख रहे हैं, आज लाजवाब। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो किया जा रहा है, कि दरबार में कैसे हम नीति वजूद करें और कैसे क्या करें कि वही लोग आज सब कुछ पा रहे हैं। तो बहरहाल कहते हैं लोग हमसे बदल जाओ वह शायर, कहते हैं लोग हाँ, हमसे बदल जाओ वह शायर, पर हमने शायरी के ये तेवर नहीं बदले, पर हमने शायरी के जिंदाबाद ये तेवर जिंदाबाद नहीं जिंदाबाद। क्या कहने, तो क्या कहने। जी, तो वाजपेयी जी की कविता के, शायरी के ये तेवर यूं ही कायम रहे और जी। लिखते रहे। और बहुत दिनों बाद अभी तो खैर आ गए संग्रह, खुशबू तो बचा लीजिए, कहीं बाद बहुत सालों बाद एक संग्रह आया अशकों से लफ्जों तक, उसके बाद ये आया कवि के मन से। तो इसी तेवर के साथ उनकी कविताएं, इसी चिंता के साथ, इसी चिंतन के साथ, इसी मनन के साथ कैसे लोगों की ज्यादा से ज्यादा वो भला कर सके, इस सब की जो शुभेच्छाएं हैं, इस सब के साथ वो ज्यादा से ज्यादा लिखें और संग्रह आते रहे। लिखते तो रहते हैं, पता नहीं कब लिख लेते हैं, ये तो खैर हमें नहीं पता चलता है। आप हम सब की बात करते हैं, लेकिन वो चलते फिरते और पूरा सुनते सुनाते जो है ना अपना वो कब लिख लेते हैं, हमें उस तरह से मैंने कभी उनको देखा नहीं कि वो बैठ करके लिख रहे हो। तो बहरहाल वो लिखते रहे और संग्रह आते रहे। उनकी चिंताएं बहुत वाजिब हैं और बहुत जरूरी है कि जब सारा लोग जब अपने भी में ही डूबे हों, तो ऐसे में कोई तो चिंता करने वाला होना चाहिए। कुछ चिंता करने वाले देखे पड़े हुए हैं जंतर मंतर पर, सब अपनी जो अच्छे लोग हैं जो उस तरह से चिंता कर रहे हैं, तो वो चिंता करेंगे और इससे भी कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा ही कभी ना कभी। तो इस उम्मीद के साथ बहुत धन्यवाद। क्या बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और चिंताओं की बात आपने की, और चिंता एक वाजिब जरूरत है आज के समय की, आज के वातावरण की। और मुझे आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर में हमेशा एक ऐसा यायावर दिखता है जो सब जगह देखते हुए उन सभी यात्राओं को, उन सभी बातों को, उन सभी दुविधाओं को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उनको महसूस करते हैं। आपने जैसे कहा कि सब लोग कहते हैं कि अरे इनसे बोलिए, चिंता न क्या करें, लेकिन यही कुछ लोग हैं जिनके कांधे पर समाज, स्वस्थ समाज टिका हुआ है। वो उम्मीद टिकी हुई है कि हाँ, आएगा समय, अच्छा भी आएगा। और ये आवाजें उठती रहनी जरूरी है कि धारा के विपरीत बहे। मैंने कभी कहा था कि धारा के विपरीत बहे, चरण किसी के नहीं गए। तो बिना किसी झुकाव के, बिना किसी दबाव के, कुछ ही लोग हैं जो सीधी रीड करके खड़े हैं, और उन कुछ लोगों में आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर का स्थान जो है बहुत अग्रणी है और प्रणम्य है वाकई। और इनकी ये यात्रा जो है इसी तरह चलती रही। इनकी गजलें भी जो हैं, जैसा कि त्रिलोकी सर ने भी कहा कि उन्हें दुष्यंत की परंपरा से जोड़ती हैं। और क्योंकि दुष्यंत जी की भी यही खासियत रही कि सरल भाषा में गहरी बात कह देना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, जैसी बात जो है इनकी गजलों में कि बहुत सहजता से, सरलता से बहुत गहरी बातें कह देना। और जो यायावर होने की बात कहती हूँ, एक ऐसा फकीर इनके भीतर दिखाई देता है जो एक बहुत प्यारी सी दुनिया की खोज में है, एक सच्ची दुनिया की खोज में है, एक नए समय के निर्माण की खोज में है। वो कहते भी हैं कि ये कायनात के मंजर मुझे बुलाते हैं, ये कायनात के मंजर मुझे बुलाते हैं, नदी पहाड़ समंदर मुझे बुलाते हैं, पुकारता है कोई मुझको मेरे भीतर से। यहाँ वो यायावर दिखाई पड़ता है कि पुकारता है कोई मुझको मेरे भीतर से, हवस के दायरे बाहर मुझे बुलाते हैं। हुई है शाम, चलो जंग की तैयारी करूं। क्या बात है, हुई है शाम, चलो जंग की तैयारी करूं, तमाम यादों के लश्कर मुझे बुलाते हैं, तमाम यादों के लश्कर मुझे बुलाते हैं। मैं आ न पाया ये मजबूरी, मगर आंखों पहर तुम्हारी चिट्ठी के अक्षर मुझे बुलाते हैं। क्या बात। तुम्हारी चिट्ठी के अक्षर मुझे बुलाते हैं। छुपा लिए थे जो अपने गुनाह दुनिया से, वही गुनाह उभर कर मुझे बुलाते हैं। मैं अपने दर्द को लफ्जों में ढाल देता हूँ, क्योंकि लिखना जो है ऐसे साधकों की जरूरत है, अनिवार्यता है। वो नहीं लिखेंगे तो वो अपने आप को कैसे समेटेंगे, ये मुश्किल हो जाता है। तभी वो कहते हैं कि मैं अपने दर्द को लफ्जों में ढाल देता हूँ, ये आप लोग हैं शायर मुझे बुलाते हैं। क्या कमाल का शेर है। ये आप लोग हैं शायर मुझे बुलाते हैं, ये खंडहर कोई घर का बुजुर्ग लगता है। कमाल की कह, ये खंडहर कोई घर का बुजुर्ग लगता है, कि जिसके टूटते पत्थर मुझे बुलाते हैं, ये कायनात के मंजर मुझे बुलाते हैं, नदी पहाड़ समंदर मुझे बुलाते हैं। तो गजल में ये शीर्ष जो है, आध्यात्मिकता की जो एक आभासित वो है, जो छायावाद का हल्का हल्का असर जो इनके कहन में दिखता है, वो चंद लोग ही आज के समय में बचे हैं जो इस तरह की रचना धर्मिता कर रहे हैं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ, बहुत बहुत आदर के साथ आदरणीय श्रद्धेय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर को आमंत्रण देना चाहूंगी डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब के इन शब्दों में कि देना हुआ है जब भी कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। तो बहुत स्वागत है सर, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। बहुत आभार। लेकिन मैं चाहूंगा कि त्रिलोक जी का वो इंटरनेट ने बीच में बाधा डाली थी, तो त्रिलोक जी आप पूरा बदला निकाल लीजिए इंटरनेट से, जो कहना चाह रहे थे अभी तो ठीक चल रहा है, फिर उसके बाद बोलता हूँ। जी जी जी। तो आदरणीय त्रिलोकी सर का नेटवर्क जो है दिक्कत कर रहा था, तो मैं पुनः त्रिलोकी सर को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देती हूँ। बेटा, कल वाजपेयी जी के इंटरनेट ने धोखा दिया, और वो इंटरनेट की प्रेमिका आज मेरे पास आ गई, आज वो मुझे धोखा दे रही है। मुझे अच्छा लगा ये जो गजल आपने अभी पढ़ी,
कि मेरे जी। पिता मुझे बुलाते हैं। ऐसे कौन हो गए इस धरती पर, गलतियां तो हम सब करते हैं, लेकिन इस भाषा में कि लगे कि हम सब आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ सके, बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। जहां तक क्योंकि समय की होती है और मैं जानता हूँ थोड़े 2-3 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो बेहतर रहेगा। बहुत सारी कविताएं हैं जिनकी मैं लिस्ट बना रखी थी, लेकिन उन सब पर बात तो नहीं करनी चाहिए, नहीं करूंगा। समुद्र 1, समुद्र 2, समुद्र 3, वे लोग जो डिबिया में चीनी लेकर के चींटियों को खिलाते थे, वे जिंदगी जी, जी। की खूबसूरती के खो जाने का दुख कि आदमी वैसा आदमी क्यों नहीं रहा, किसने विवश किया कि मनुष्य मनुष्य न रहे। ये जी, जो जी। सवाल वाजपेयी जी की कविता में उभरते हैं, वे जरूरी सवाल हैं। चींटा पर आपने चर्चा की। ठूठ जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे वाजपेयी जी से नाराज होने का मन कर रहा था। आप कहोगे अजीब मित्र हो आप, नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने कहा वजह इसकी वजह है, मुझे लगा कि ठूठ बेचारा अपनी मर्जी से ठूठ नहीं हुआ है। उसकी टहनियां आपने काट ली, उसके बड़े डाले वो आपने काट लिए, उसके तने पर के पत्ते फूल फल सब आप चुरा ले गए दुनिया वाले। अब वो ठूठ है तो वो क्या करे, है ना। ये लेकिन एक होता है कि एक ठूठ को देखने का नजरिया, कि आप उस प्रतीक का किस संदर्भ में जिक्र कर रहे हैं, उस नजरिए से फिर मैंने कहा त्रिलोक कौशिक चश्मा उतारो, चश्मे को जरा धो लो, अपना आंखें भी धो लो, फिर पढ़ो इसको। तो व्यंग्य कहाँ है? ये व्यंग्य की कविता है। ये व्यंग्य वहां है कि जो लोग सचमुच किसी काम के नहीं है, दुनिया को कुछ नहीं दे पाए जीवन भर, लूटा खसोटा ही है जिन्होंने, वो आदमी अंत तो गत्वा ठूठ ही हो जाता है। और दूसरा आदमी दिखने में चाहे संपत्ति विहीन आपको नजर आए, पद विहीन आपको नजर आए, वो फिर फलदार होता है। तो ये जो खूबसूरती आपने पकड़ी, मेरी शिकायत ने मुझे ही डांटा कि भाई किसी को समझ कभी कभी चश्मा कर देना चाहिए, और चश्मा और भीड़ कविता ने भी मुझे परेशान किया। मैं सीधे सीधे बहुत जल्दी से प्रसन्न होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, वाजपेयी जी भी जानते हैं, समुद्र जैसे नक्शे का लोग हैं। भीड़ कविता में एक आदमी भीड़ का हिस्सा बन गया है, और भीड़ का हिस्सा बनते ही वो शिकार हो गया पत्थरबाजी का या किसी और चीज का या किसी और चीज का, या शासन प्रशासन की लाठियों का, और जेल में वो अपनी पट्टी के सहारे बैठा हुआ है, और अब उसके पास कोई नहीं आ रहा, वो अकेला है। संकेत कहाँ लेकर के जा रहा है हमें? यहाँ नहीं कि आप कभी भीड़ का हिस्सा मत बनिए, ये कह रहा है संकेत हमें कि भीड़ में जाओ तो ध्यान से जाओ कि ये भीड़ कहीं ऐसी तो नहीं है जो मौका परस्त हैं और वक्त पड़ने पर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तुम्हें और बिल्कुल सर अकेला होने का खतरा इससे बढ़ता है। अब मैं और पीछे जा रहा हूँ। मैंने प्रार्थना कविता को भी पढ़ा, मैंने टीस को भी पढ़ा, और आप भी पढ़ेंगे क्योंकि मैं सब पर चर्चा करूं ये चिंता का विषय हो जाएगा। और ममता जी बार बार इस बात से चिंतित मुझे दिखी, बेशक वो प्रशंसा कर रही थी कि मेरे पति देव देखो चिंता में रहते हैं, चिंतन करते हैं, और वो एक पत्नी उनके अंदर की बोल रही थी कि खुश रहा करो ना, ये दुनिया नहीं बदलने वाली, इतनी चिंता करोगे तो दुबले हो जाओगे। अब आप कहोगे ये सच है। हमारे घर की तमाम स्त्रियां खैर मनाती है, खासकर जो वाजपेयी जी के सानिध्य में है या वाजपेयी जी जिनके सानिध्य में है, उनकी सहचरी तो चिंतित रहेंगी ही रहेंगी, वाजपेयी जी से भी ज्यादा, कि ये चिंताएं मेरे पति के भीतर के मनुष्य के लिए कितनी बड़ी वेदना का कारण है। जी। और ये वेदना निर्देश से चलना नहीं है, इसके पीछे जो पर्पस है वो ये कि हम सब अपने अपने दायित्वों के निकट जाएं। मेरी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर है। बहुत सुंदर कविता, ये बहुत ही कमाल बहुत मेरी सबसे
मेरा बेटा है, और खिलौने कौन है? पिस्तौल, स्टिन गन, मशीन गन से रचाता है युद्ध, करता है बम वर्षा। मुझे इसमें ट्रम्प साहब नजर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के तमाम पुरुषों में से एक बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो हिंसा को, बर्बरता को अपने अंदर अपनाकर अकड़ता है कि मैं सक्षम हूं, मैं समर्थ हूं, मैं शक्तिशाली हूं। शक्ति की पूजा हो रही, विनम्रता की पूजा नहीं हो रही। जबकि स्त्रियां, इस पूरी दुनिया की स्त्रियां धरती के बदहाल होते जाने को लेकर भीतर भीतर उनकी ममता कभी रोती है, कभी बिना रोए वो दुख में वो जीती है कि ऐसे कैसे चलेगा, ये जो बेटी है। लेकिन अपनी बेटी का क्या करूं जो आज भी गुड्डियों से खेलती है। अच्छा है कि वो गुड्डियों से खेलती है। इस धरती की बेटियां अगर तब बंदूक से खेलने लगेंगी तो धरती जीने लायक बचेगी ही नहीं। मैंने देखा वाजपेयी जी की तमाम कविताओं में मनुष्यता कैसे बचा ली जाए, ये स्वर सबसे प्रमुख और सबसे जरूरी स्वर है। इनमें वो बड़बोलापन है ही नहीं कि जो दावागिरी करे कि देखो मैंने क्या कर दिया, मैं ही सूरज हूँ, मेरे सहारे जो है ना प्रकाश मिलेगा। ना, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं भी, एक जगह भी नहीं। मैंने जब इनसे बात की, ये किताब मेरे पास थी नहीं, मेरी जेब में नहीं थी, जब ये किताब वहाँ थी उसमें क्या साहित्य अकादमी में, तो मैं चला आया और ये नहीं पता था कि जल्दी हम यहाँ चर्चा करेंगे, वरना हम मिलते और मैं किताब इनसे ले लेता। किताब चुराना मुझे इनसे खूब आता है, सब कुछ चुरा लेता हूँ मैं। ये घर मुझे चोर, अच्छे वाला चोर बनने का हक हमेशा देता है। जो प्रेम दे जाए वो माखन चोर होना सिखाता है। अब जब किताब मैं ले आया, एक महिला ने मुझे, मैंने कहा कि मेरे पास किताब नहीं है और मुझे बोलना है, बोले मेरे पास है। वो नाम अभी मुझे याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। वो 5-7 किलोमीटर मेरे घर से रहती है। बोले लोगे कैसे? मैं कहा सुबह ठीक 8 बजे आपके दरवाजे पर आऊंगा किताब लेने। बोले 1 कप चाय? मैं करना, मैं सिर्फ किताब के लिए आ रहा हूँ। किताब ली और अपने घर लौट आया। लौटने के बाद मैंने इसे पढ़ा और फिर मैंने ममता जी को फोन किया कि किताब मेरे पास इस समय है, मैं अपने आप को धनी महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद वाजपेयी बोले, पास में ही मैं इनको प्रणाम कर रहा था तो वाजपेयी जी बोले एक साधारण सी किताब है, यही कहा था इन्होंने। फिर मैंने सोचा एक असाधारण व्यक्तित्व ही अपनी इतनी बड़ी ऊर्जा को साधारण ही कह सकता है। क्योंकि वो सूरज या दिया, मुझे पता है वहां आलोक कहाँ है, और आलोक कभी बहुत बड़बोला होता ही नहीं है, नहीं होता, कभी नहीं होता है। तो एक ऐसे मनुष्य के संपर्क में या सानिध्य में या छाया में हम लोग सांस ले रहे हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये पता है, बेशक उदारतावश आपने मुझे दोबारा जब समय दे दिया, लेकिन ये लोभ छोड़ रहा हूं मैं जानकर कि एक अच्छी कविता को एक बार नहीं, कम से कम 50 बार पढ़ना जरूरी होता है, तब आप कविता के मर्म तक पहुंचते हैं। मैंने अभी 4-6 बार पढ़ी है कविताएं, सच है। जब 50 बार पढ़ लूंगा तब मैं आऊंगा वाजपेयी जी के घर चाय पर। आप सब भी आना चाहें तो मैं न्योता दे रहा हूँ, क्योंकि वो घर सबका घर है। फिर सबका घर है, सब। ममता जी और वाजपेयी जी इतना स्नेह रखते हैं भीतर में कि मैं गर्व करता हूं कि मैं इनसे परिचित हूं, मैं इनके स्नेह के दायरे में हूं। हम सब इनके स्नेह के दायरे में हैं। ये दायरा और बढ़े, ये अच्छी किताबें समय को, समाज को और मिलती रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर आप सबको नमन करता हूं, जो इस परिवार के सदस्य यहाँ हैं, जो दर्शकों में, श्रोताओं में बैठे हैं, उन सबको भी प्रणाम करता हूं। और अब जिनका हक है, मैंने तो उनके हिस्से का टाइम चुरा लिया, वाजपेयी जी। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत ही कमाल। और आप जैसी पीढ़ी और आप जैसे लोगों को देख करके ना, ये विनम्रता, ये सहजता, ये उदारता बहुत बहुत मिस करते हैं सर हम। आज के दौर में नहीं दिखाई देते। हमारे पीढ़ी के तमाम लोग जो हैं वो बहुत पीछे छूट गए हैं इस महानता से वाकई।
तो उन्हें आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर की तरफ हम बढ़ते हैं, जिनकी पुस्तक का जिक्र इतनी देर से हो रहा है। और सिर्फ एक पुस्तक का जिक्र भर करने से भी बात नहीं बनती है, उनके तमाम पूरे व्यक्तित्व और साथ ही साथ रचना धर्मिता पर भी यहाँ पर बात हुई, उनकी शख्सियत पर बात हुई। मैं उन्हीं के शब्दों में उन्हें आमंत्रण देती हूँ कि टूटते लोगों को उम्मीदें नहीं देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नहीं देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी देते हुए। नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए। और याद बरबस, ये बिल्कुल कालजयी उनका शेर है कि याद बरबस आ गई माँ, मैंने देखा जब कभी मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। बहुत कमाल कहन के जो व्यक्तित्व हैं आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर को मैं आमंत्रण देती हूँ कि अपनी बात रखें। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं इंदु मिश्रा जी, पता नहीं वो सुन रही होंगी शायद, तो उनका आभारी हूँ अग्रसर मंच पर आज ये कार्यक्रम रखा कवि के मन से पुस्तक से, और आप सब उपस्थित हुए और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब तो अच्छाई प्रशंसा किसको नहीं अच्छी लगती है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जी, तो मेरे कहने के लिए तो कुछ है रहता नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक तो ये कवि के मन से एक श्रृंखला है, और डॉक्टर रामदरस मिश्र से लेके, और ये इसमें कई कवि हैं, तो वो, और इसमें ये था कि चूंकि काव्य यात्रा था तो इसलिए इसमें गजलें भी हो गई और हाइकू वगैरह भी हो गए। तो दोहे वगैरह मैंने कहा फिर वो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, तो वो रखे नहीं। वो जैसे ममता जी का इशारा था जो है, इसलिए वो सार्वजनिक तौर पे ये कह रही थी, क्योंकि हमें कहती रहती है और हम सुनते नहीं, कि वो एक किताब बहुत सारी विधाओं के अलग से आए, तो देखिए इंशाअल्लाह मतलब भगवान चाहेगा तो आएगी। खैर, तो मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ कि मैं एक छोटी सी एक कविता सुना देता हूँ और एक गजल सुना देता हूँ, ताकि कार्यक्रम का समय भी हो चला है। स्वागत है सर। जी, बहुत छोटी सी ये कविता है कि बदल गए हैं अंधेरों के दिन, बदल गए हैं अंधेरों के दिन, अब वे नहीं निकलते सहमे ठिठके चुपके चुपके रात के वक्त। क्या बात? अब वे नहीं निकलते सहमे ठिठके चुपके चुपके रात के वक्त, वे दिन दहाड़े घूमते हैं बस्ती में, वे दिन दहाड़े घूमते हैं बस्ती में, सीना ताने कह कहे लगाते, वे नहीं डरते उजालों से, वे नहीं डरते उजालों से, हाँ बल्कि उजाले ही सहम जाते हैं उनसे, बल्कि उजाले ही सहम जाते हैं उनसे। अक्सर वे धमकाते भी हैं उजालों को, अक्सर वे धमकाते भी हैं उजालों को, बदल गए हैं अंधेरों के दिन, बदल गए हैं अंधेरों के दिन। क्या बात है सर, क्या बात। कविता थी। जी जी जी, वाह। और एक गजल के कुछ शेर जो है वो बस सुना के मैं कार्यक्रम को विराम दूंगा। और जी जी जी, ये है जी, बहुत छोटी बहर की गजल है और बड़ी सादा सी गजल है, सुनिएगा जी। जी। फिर से लहरों ने सर उठाया है, फिर से लहरों ने सर उठाया है, फिर समुंदर में ज्वार आया है। क्या कहने, क्या कहने, वाह। फिर से लहरों ने सर उठाया है, फिर समंदर में ज्वार आया है। और शहर से गांव लौट आया है, शहर से गांव लौट आया है, कर्ज मिट्टी का यूं चुकाया है। क्या कहने, क्या कहने, वाह। शहर से गांव लौट आया है, कर्ज मिट्टी का यूं चुकाया है, और कैसे इतरा रहा है वो पत्थर, कैसे इतरा रहा है वो पत्थर, जिसको हमने खुदा बनाया है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने सर, क्या कहने, मुकर्रर मुकर्रर, वो पत्थर जिसको हमने खुदा बनाया है। क्या कहने। और यूं तो सूरज था लाखों तारे भी, यूं तो सूरज था लाखों तारे भी, रात को चांद ने लुभाया है। क्या कहने, रात को चांद ने लुभाया है। और दर्द आंसू लिए मिला जब भी, दर्द आंसू लिए मिला जब भी, हमने बढ़कर गले लगाया है। क्या कहने, क्या कहने। और उसने रिश्ते कहाँ निभाए कभी, उसने रिश्ते कहाँ निभाए कभी, उसने रिश्तों को बस भुनाया है। हाँ, जिंदाबाद। क्या कहने, रिश्ते कहाँ निभाए कभी, उसने रिश्तों को बस भुनाया है।
और ये खजाना कभी चुका ही नहीं, ये खजाना कभी चुका ही नहीं, प्यार मैंने बहुत लुटाया है, हाँ, क्या कहने, बहुत लुटाया है। और शेर ये कि फल के आने पे मैं रहूं न रहूं, फल के आने पे मैं रहूं न रहूं, पेड़ मैंने मगर लगाया है। क्या बात, फल के आने पे मैं रहूं न रहूं, पेड़ मैंने मगर लगाया है। और अब सियासत की रंगशाला में मस्खरों का हुजूम आया है। क्या कहने, क्या कहने, सियासत की रंगशाला में मस्खरों का हुजूम आया है। और रात के दिल, इशारों में एक बात कि रात के दिल में क्या उदासी है, चांद की कब समझ में आया है। रात के दिल में क्या उदासी है, चांद की कब समझ में आया है। और दर्द क्या मुझको आजमाएगा, दर्द को मैंने आजमाया है। वाह 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 सर, वाह। दर्द क्या मुझको आजमाएगा, दर्द को मैंने आजमाया है। और आखिरी शेर ये है कि ढल गए जब गजल के सांचे में, ढल गए जब गजल के सांचे में, जश्न अल्फाज में मनाया है। अल्फाज क्या बात है, क्या बात है, फिर से लहरों ने सर उठाया है, फिर समुंदर में ज्वार आया है। तो क्या कहने को, क्या कहने। तबस्सुम जी ने एक एक कविता का बारीकी से इसके विश्लेषण किया। कौशिक जी ने इतना मतलब गहराई से पढ़ के, समझ के और महसूस करके कहा। ममता जी ने बहुत सारी बातें, बहुत सी बातें बताई। और तो इंदु जी का एक बार फिर से मैं आभार करता हूँ। और वो बस कार्यक्रम को विराम दिया जाए। जी जी। और आपने बहुत शुक्रिया संचालन किया। मुझे पता होता मैं पीडीएफ भेज देता, मुझे लगा कि आपके पास। शुक्रिया सर, माफी चाहूंगी। मैं उस दिन लेनी थी पुस्तक, पता नहीं कैसे वो निकलना था तो एकदम से जाना पड़ा मुझे, माफी चाहूंगी। पुस्तक वरना मैं लेती, उस दिन लोकार्पण थी शामिल। लेकिन सर आपको सुनना, आपको हमेशा ही हमारे लिए जो है एक सार्थक दिन की तरह होता है, किस दिन सार्थक हो जाता है। आप जैसे मनस्वी व्यक्तित्वों से जुड़ना, आप सबको सुनना, और हमें तो इतना कुछ सीखने को मिलता है। सर त्रिलोकी सर ने जैसे कहा कि हम माखन चोर वाली बात है कि चुराते रहते हैं सभी से सीखते रहे और ये क्रम यूं ही बना रहे। कि मैं कहना चाहूंगी, वो शेर मुझे ध्यान आ रहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। तो आपका व्यक्तित्व वाकई प्रणम्य है। आप इसी तरह से अपनी लेखनी निरंतरता में चलाते रहें, हमें लाभान्वित करते रहें, हमें ऐसे ही समृद्ध साहित्य पढ़ने को मिलता रहे, यही उम्मीद है। और आप हमेशा स्वस्थ और आनंदित रहें। और आप सब जितने भी लोग जुड़े, आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। आदरणीय त्रिलोक सर, हालांकि नेटवर्क इशू था और बावजूद उसके लगातार जुड़े रहे। आदरणीय ममता मैम, जिस तरह से स्नेहिल भावों से परिपूरित कर देती, इनकी मुस्कान जो है हमें हमेशा लुभाती है। और मैम का व्यक्तित्व वाकई कर्म क्षेत्र में भी जिस दक्षता से वो बाहर के फील्ड में भी अपने आप को, और अनेक मंचों पर जो सशक्त उपस्थिति मैं देखती हूँ, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है हम जैसी महिलाओं को। आप हमारी प्रेरणा स्रोत है मैडम, बहुत शुक्रिया। और तबस्सुम जी ने जिस तरह से पूरा व्यापक अध्ययन करके और बातें रखी हैं पुस्तक के बारे में, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वाजपेयी सर ने जो व्यस्तताओं में से समय निकाला, सर आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं करना चाहूंगी इंदु जी का, जिन्होंने ये मंच जो है ऐसे सार्थक कार्यों के लिए उपलब्धता रखी है हमेशा। तो इंदु जी का, अग्रसर मंच का बहुत शुक्रिया। में नाम आते रहे तो मैं मंजुला जी का नाम लिखा, जो पथगामिनी, जो जिससे कल हम लोग थे, हम और कौशिक जी थे जिस मंच पे। तो मंजुला जी मुझे दिखी, अभी रमा त्यागी जी दिखी मुझे, और जी। तो वो जो लोग जुड़े रहे उनका भी आभार मेरी तरफ से भी। जी। चाय पर आमंत्रित है रमा जी भी, त्रिलोक जी, तबस्सुम जी, अल्पना जी, आप सब चाय पर घर आमंत्रित हैं। बिल्कुल। और हमारे जितने भी दर्शक जुड़े रहे हैं सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि व्यस्तताओं भरे दौर में ऐसे सार्थक चर्चाओं के लिए समय निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप लोग अपनी उत्साहित प्रतिक्रियाएं देते रहे हैं। प्रभु नारायण झा जी भी जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। लैपटॉप में तो सभी के नाम आ जाते हैं, पर मेरी आज मजबूरी है, वरना मैं आप सभी से कनेक्ट कर पाती कि इसमें मोबाइल में जिनके कमेंट्स आ रहे हैं बस वही चंद नाम दिख पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, रमा मैम का, मंजुला जी का और अवस्थी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार।